जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा कल हमने रिफैक्टरिंग और रिफाइनमेंट को डिस्कस किया था, तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, और ये हम पहले पढ़ आए हुए हैं। टेस्टिंग वाले जो टॉपिक हमने पढ़े थे उनमें वेरिफिकेशन और वैलिडेशन को हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है जी। तो लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। Verification refers to the set of tasks that ensures that software correctly implements a specific function। हम सॉफ्टवेयर बनने के बाद, डिवेलप होने के बाद ये वेरीफाई करते हैं कि जो रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग ये इंप्लीमेंट हो गया कि नहीं हुआ, ठीक है। वेरिफिकेशन। Validation refers to a different set of tasks that ensures that the software that has been built is traceable to customer requirements। वो traceable होना चाहिए customer requirements। traceable किसे कहते हैं कि जिसको हम बिल्कुल एंड से स्टार्ट करें और स्टार्ट पे पहुंच जाएं, यानी कि अगर सॉफ्टवेयर डिवेलप हो गया है तो उसकी जाहिर बात है कोडिंग होगी, ठीक है। कोडिंग से हम उसके डिजाइन पे चले जाएं, देखें इस स्पेसिफिक मॉड्यूल का डिजाइन क्या है, और उसके डिजाइन से हम उसकी जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हमने गेट की थी, जिनकी बेस पे वो डिजाइन बना, वहां पे हम चले जाएं, ठीक है। ट्रेसेबिलिटी, जिस तरह से कल हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे घर की, तो अगर कस्टमर ने ये कहा हो कि मुझे 2 ड्राइंग रूम चाहिए, ठीक है, तो वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, वही रिक्वायरमेंट डिजाइन में भी आएंगी। मतलब जो घर का आर्किटेक्चर होगा उसमें भी 2 ड्राइंग रूम वहां पे मेंशन्ड होंगे। फिर जब कंस्ट्रक्शन होगी वहां पर भी 2 ड्राइंग रूम होंगे, ठीक है। तो ट्रेसेबिलिटी क्या है कि आप जो घर है उसमें देखें 2 ड्राइंग रूम है, वापस जाएं, आपको उस आर्किटेक्ट में भी मिलेंगे और कस्टमर ने भी ऐसे ही बताया होगा। तो ये इसका कुछ कंपैरिजन हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ था प्रीवियस लेक्चर में। अगर आप इसको रिवाइज करना चाहें तो आप वहां से इसको सुन सकते हैं, आपके पास लेक्चर्स अवेलेबल है। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बगैर टाइम जाया किए। अगला क्वेश्चन टेस्टिंग डिबगिंग, ये भी आपको पता है हमने डिस्कस किया हुआ है। टेस्टिंग होता है सिर्फ सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना, एरर्स को, बग्स को फाइंड आउट करना, और डिबगिंग क्या है, बग्स को, एरर्स को रिमूव करना, ठीक है जी। टेस्टिंग सिंपल फाइंडिंग आउट द एरर्स और डिबगिंग रिमूविंग द एरर्स, बल्कि डिबगिंग में फाइंडिंग भी शामिल है और रिमूविंग भी शामिल है। इसका भी कंपैरिजन किया हुआ है। और उसके बाद व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ये सेम वही सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस से 2014 के शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स भी आपको बताया था। ब्लैक बॉक्स जिसको मैंने ये भी कहा था कि ये यूजर पर्सपेक्टिव है, यूजर पर्सपेक्टिव टेस्टिंग है, जिसमें यूजर सिर्फ इनपुट्स देता है और आउटपुट्स को चेक करता है। और व्हाइट बॉक्स में क्या आता है, हम डिटेल में चेक करते हैं सॉफ्टवेयर, उसके सारे कंट्रोल स्ट्रक्चर को देखते हैं, सारे कोड को देखते हैं। और ब्लैक बॉक्स सिर्फ इनपुट दे के आउटपुट चेक कर लेते हैं। जिस तरह से ये मोबाइल है, आपने मोबाइल परचेज करना है, आप सिर्फ कॉल मिला के देखेंगे, आप इसमें नेट चला के देखेंगे, आप कहेंगे ठीक है। लेकिन अगर कोई टेक्निकल पर्सन होगा वो इसको ओपन करके भी देख लेगा, इसके स्क्रूज को देख लेगा, ठीक है, इसके वो जो अंदर कंट्रोलर है उसको देख लेगा कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, रिप्लेस तो नहीं हुआ हुआ, रिपेयर तो नहीं हुआ हुआ। तो व्हाइट बॉक्स इंटरनल टेस्टिंग है और ब्लैक बॉक्स सिर्फ इनपुट और आउटपुट की टेस्टिंग है। उसके बाद है हाउ क्वालिटी इज रिलेटेड टू स्टैंडर्ड्स। ये नया क्वेश्चन आ गया, पहले हमने डिस्कस नहीं किया। हाउ क्वालिटी इज रिलेटेड टू स्टैंडर्ड्स। अब पहले मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बात समझा देता हूं। स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं टू परफॉर्म सम टास्क, ठीक है। तो जिस तरह से कई लोग कहते हैं जी हमारा एक स्टैंडर्ड है, हम ब्रांडेड मतलब के ड्रेसेस लेते हैं, हम ब्रांडेड शूज पहनते हैं, ठीक है जी। तो स्टैंडर्ड क्या, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अब यहां पर स्टैंडर्ड का, डेवलपमेंट में स्टैंडर्ड का क्या काम है कि वो स्टैंडर्ड्स होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जिनको फॉलो करते हुए डेवलपमेंट की जाएगी। अगर आप में से किसी का
कोई भाई या किसी का कोई रिलेटिव ये जो अच्छी फैक्ट्रीज हैं वहां पर जॉब करते हैं तो आप उनको आइडिया होगा, जैसे ICI वगैरह, वहां पर जो एम्प्लॉयज है, जो वर्कर हैं, वो विदाउट सिक्योरिटी मेजर्स वो फैक्ट्री में एंटर नहीं हो सकते। उनका एक हेलमेट होता है, जो भी उनका यूनिफॉर्म है, उसके बगैर वो फैक्ट्री में नहीं जा सकते, काम नहीं कर सकते, जब तक कि वो उनका पूरा स्टैंडर्ड फॉलो ना किया जाए, जो उनके प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो ना किए जाए। आपने ISO स्टैंडर्ड्स भी सुने होंगे, कई प्रोडक्ट के साथ लिखा होता है, उनकी पैकिंग के साथ ही बाहर के ISO सर्टिफाइड, ठीक है जी। तो ISO क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ISO। अच्छा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये एक फॉर स्टैंडर्डाइजेशन that was found on 23rd February 1947. ISO was founded with the idea of answering a fundamental question. Question क्या था? What is the best way of doing this? कोई भी एक टास्क परफॉर्म करने का सबसे अच्छा मेथड क्या है? ठीक है, कोई भी एक टास्क परफॉर्म करने का सबसे अच्छा मेथड, अच्छा तरीका क्या है? ये इनका मेन स्लोगन था, मेन क्वेश्चन था, जिसको आंसर करने के लिए 1947 में जब पाकिस्तान बना, उस वक्त ये तकरीबन उससे भी कोई 2-4 माह पहले ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। हम मेन क्वेश्चन किसको आंसर कर रहे हैं? क्वालिटी इज रिलेटेड टू स्टैंडर्ड्स। हाउ क्वालिटी इज रिलेटेड टू स्टैंडर्ड्स? The main aim of conforming to standard is to ensure that products, systems and organizations are safe. Conformance कहते हैं किसी भी चीज को किसी खास रूल्स के मुताबिक करना, conformance, according to, ठीक है। इसका सिंपल सा इंग्लिश में ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू। स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, जो स्टैंडर्ड्स के साथ कंफर्म करने का मेन मकसद क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सिस्टम है और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सेफ हो। जैसे आपको मैंने ICI की एग्जांपल दी कि वहां पर वर्कर्स को मुकम्मल सिक्योरिटी मेजर्स के साथ काम करने की इजाजत है, और इवन वहां पे अगर किसी एम्प्लॉय को, किसी वर्कर को कोई प्रॉब्लम बन जाए ड्यूरिंग वर्क, तो उनका अच्छा खासा ऑडिट हो जाता है, अच्छे खासे उनके लिए मसाइल खड़े हो जाते हैं। और खास तौर पे अगर प्रॉब्लम के साथ ये भी एक इशू हो कि उन्होंने सिक्योरिटी मेजर्स को टेक केयर नहीं किया था, फिर खास तौर पे उनके लिए बड़ा मसला बन जाता है। इसलिए वो सिक्योरिटी मेजर्स को अडॉप्ट करते हैं, फिर काम शुरू करते हैं। अच्छा जी, ये प्रोडक्ट, ये सिस्टम और ये ऑर्गेनाइजेशन सेफ भी हैं, रिलायबल भी हैं एंड गुड फॉर द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के लिए ये अच्छी हैं, यानी कि उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही। स्टैंडर्ड्स का पर्पस ये होता है, तो देखें यहां से क्वालिटी आपको समझ आ रही है। अगर कोई चीज, कोई प्रोडक्ट, कोई सिस्टम, कोई ऑर्गेनाइजेशन सेफ भी है, रिलायबल भी है, खाने पीने वाली चीज की ही बात कर लें, अगर वो सेफ है, रिलायबल है ड्यू टू स्टैंडर्ड्स, तो वो क्वालिटेटिव भी होगी, ठीक है। स्टैंडर्ड्स हेल्प मेक सिस्टम्स इंटरऑपरेबल, मोर क्रेडिबल, मोर कॉस्ट एफिशिएंट, ठीक है जी। तो अगर स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे तो आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरऑपरेबल, क्रेडिबल, कॉस्ट इफेक्टिव होगी। अब ये हर एक वर्ड के अपने मीनिंग है। इंटरऑपरेबल से क्या मुराद है? जिस तरह से आपने देखा है कि हमारी कई डिवाइसेस स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं, ठीक है। आप यहाँ पर USB के लिए कोई USB पोर्ट में USB डिवाइस प्लग करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो ऐसा तो नहीं हुआ कभी कभी किसी एक पोर्ट में लग जाए दूसरी में ना लगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज्ड है और इंटरऑपरेबल है, क्रेडिबल, जिनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव, कम कॉस्ट में वो डिवेलप हो जाती हैं ड्यू टू स्टैंडर्ड्स। अब क्वालिटी क्या है? क्वालिटी सॉफ्टवेयर इज रीजनेबली बग और डिफेक्ट फ्री, डिलीवर्ड ऑन टाइम एंड विद इन बजट, मीट्स रिक्वायरमेंट एंड और एक्सपेक्टेशंस एंड इज मेंटेनेबल। ये उसकी क्वालिटी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। कम पैसों में बनेंगी, ठीक है, उनको मेंटेन किया जा सकता है और टाइम में वो डिलीवर हो जाएंगी, विद इन बजट बन जाएंगी।
दीज आर मैट्रिक्स ऑफ क्वालिटी। ठीक है, तो यहां पर बहरहाल आप एक सेंटेंस ऐड कर सकते हैं कि एज वी हैव डिस्कस्ड स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी, इफ वी फॉलो स्टैंडर्ड्स देन प्रोडक्ट्स विल बी क्वालिटेटिव, ताकि जो क्वेश्चन है वो आपका आंसर हो जाए, उसका आंसर निकल आए। बल्कि मैं यहां पे ऐड कर देता हूं, अभी 20 सेकेंड ही गालिबन स्लाइड है। As we have discussed that if any organization follows standards, then the products will be qualitative. So quality is related as well as depends upon standards. अगर स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाएगा तो क्वालिटी खुद ब खुद आएगी। ठीक है, यही क्वेश्चन था। उसके बाद है CMM, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, अब ये भी स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करने वाला एक मॉडल है। ठीक है, कैपेबिलिटी किसे कहा जाता है? व्हाट इज मीन्ड बाय कैपेबिलिटी? स्टैंडर्ड्स को ही डिस्कस किया जाता है इस मॉडल में भी। द कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इज इंटेंडेड टू बी अ फ्रेमवर्क फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट। प्रोसेस को इंप्रूव, देखें प्रोसेस को हम कैसे इंप्रूव करेंगे, प्रोसेस को कैसे इंप्रूव करेंगे? बाय फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे तो प्रोसेस इंप्रूव हो जाएगा। CMM सुजेस्ट 5 लेवल्स ऑफ मैच्योरिटी। CMM जो कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल है, इसके अकॉर्डिंग 5 स्टैंडर्ड्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मैच्योरिटी के। ठीक है, जिस तरह से हम रियल लाइफ में किसी पर्सन की मैच्योरिटी को मेजर कर सकते हैं। अगर कोई बंदा ऐसे ही बोंगियां मारता हो, हम कहेंगे वो मैच्योर नहीं है। ऐसे ही बगैर सोचे समझे बात कर दे, हम कहेंगे मैच्योर नहीं है। अगर कोई बंदा कोई ऐसे एक्ट करे, कोई ऐसे एक्शंस परफॉर्म करे जो कि फनी हो या फिर जिसकी वजह से उसका मजाक बनाया जाए, तो हम कहेंगे इसमें भी मैच्योरिटी नहीं है। ठीक है, तो बहरहाल इसी तरह से CMM मॉडल के अकॉर्डिंग 5 लेवल्स हैं मैच्योरिटी के। पहला लेवल कौन सा है? इनिशियल लेवल, जिसमें कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस इनिशियल लेवल पे खड़ा होता है और उसका स्टेटस क्या होता है? फ्यू प्रोसेसेस आर डिफाइंड। प्रोसेस डिफाइंड नहीं होते, चंद एक प्रोसेस डिफाइन होते हैं। कोई भी काम कैसे कर रहा है, कोई उसमें कोई रूल्स फॉलो नहीं किए गए होते। एंड सक्सेस डिपेंड्स मोर ऑन इंडिविजुअल heroic efforts than on following a process and using a synergistic team effort। और जो सक्सेसेस हैं वो किसी एक बंदे की एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। कॉलेज है, कॉलेज में कोई एक अच्छा टीचर आ गया तो ठीक है, सिस्टम नहीं है कोई, ये इनिशियल लेवल। सिस्टम से मुराद क्या है कि जी सिस्टम के अकॉर्डिंग टीचर्स हायर किए जाए, सिस्टम के अकॉर्डिंग उनकी टीचर्स की जो है वो टेस्टिंग कह लें की जाए और उसके अकॉर्डिंग जो स्टडी प्रोसेस है वो चले। तो पहला लेवल कौन सा है कि उसमें प्रोसेस डिफाइंड नहीं होते और जो सक्सेस है वो डिपेंड कर रही होती है किसी एक की प्लेयर के ऊपर, उसकी हीरोइक परफॉर्मेंस के ऊपर। ये इनिशियल लेवल है। उसके बाद लेवल 2 क्या है? रिपीटेबल। रिपीटेबल कहते हैं जिसको बंदा रिपीट कर सके। जिस तरह से हमारे आम तौर पे हम भी ऐसा करते हैं। हम क्या कहते हैं जी, मैं बीमार हुआ था, मुझे डॉक्टर ने ऐसी मेडिसिन दी थी, अब तुम भी बीमार हो, तुम भी ऐसे कर लो। खैर ये तो मैंने बड़ी एक 3rd क्लास एग्जांपल समझाने के लिए दी है। तो यहां पर क्या होगा, बिजनेस के अंदर बिजनेस देखेगा, कंपनी देखेगी कि हमने प्रीवियस किसी प्रोजेक्ट में ऐसे किया था तो हमें सक्सेस मिली थी, अब फिर वैसे ही करेंगे तो हमें सक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन वहां पर कॉन्टेक्स्ट का मैच करना बड़ा जरूरी है। सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे जो कॉन्टेक्स्ट है या जो हमारे एनवायरनमेंट है हमारा, वो मैच नहीं कर रहा होता। जिस तरह से मेडिकल साइंस में सिम्टम्स आप कह लें कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है सिम्टम एग्जैक्टली मैच भी कर रहे होते हैं लेकिन रीजन कुछ और होती है। 2 बंदों को हेड में पेन है, सर में पेन है, लेकिन एक की रीजन कुछ और है, दूसरे की कुछ और है।
तो ये क्या है, बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस आर एस्टैब्लिश्ड टू ट्रैक कॉस्ट, स्केड्यूल एंड फंक्शनैलिटी. प्लानिंग एंड मैनेजिंग न्यू प्रोडक्ट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस विद सिमिलर प्रोजेक्ट्स. सिमिलर प्रोजेक्ट्स को प्रीवियस एक्सपीरियंस की बेस पर रिपीट किया जाता है, उनको डिवेलप किया जाता है. ठीक है, कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस विद सिमिलर प्रोजेक्ट्स. अगर तो सिमिलर आएंगे तो फिर वो रिपीट हो जाएगा, यानी कि फिर उनकी सक्सेस स्टोरी रिपीट हो जाएगी. रिपीटेबल के बाद डिफाइंड. प्रोसेसेस फॉर मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग आर डॉक्यूमेंटेड, स्टैंडर्डाइज्ड एंड इंटीग्रेटेड इनटू अ स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर प्रोसेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. इस लेवल पे मुकम्मल जो प्रोसेस है वो डॉक्यूमेंटेड होता है, स्टैंडर्ड डेवलप्ड होते हैं और वो स्टैंडर्ड इंटीग्रेटेड होते हैं, मतलब उनके मुताबिक काम चल रहा होता है, प्रोसेस चल रहा होता है. ऑर्गेनाइजेशन उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग प्रोसेस परफॉर्म कर रही होती है. डिफाइंड. डिफाइंड के बाद फोर्थ लेवल, मैच्योरिटी लेवल क्या है, मैनेज्ड. अब डेफिनेशन के बाद भी एक स्टेप आता है मैनेज्ड. जिस तरह से हमारे भी इंस्टीट्यूट्स में पर्सन्स ने रूल्स डिफाइन किए हुए हैं कि हमें ऐसे करना है, लेकिन वो वैसा करते नहीं. रूल्स हैं, हमारे कंट्री में रूल्स हैं, डिफाइंड है. अगर कोई शख्स ऐसे करेगा, मर्डर करेगा तो ये होगा, वो सिग्नल तोड़ेगा रोड के ऊपर तो ये होगा, लेकिन अक्सर औकात वैसा होता नहीं. तो मैनेज्ड में क्या है, डिटेल्ड सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी मैट्रिक्स एस्टैब्लिश द क्वांटिटेटिव एवेल्युएशन फाउंडेशन. एवेल्युएशन भी हो रही होती है. मीनिंगफुल वेरिएशंस इन प्रोसेस परफॉर्मेंस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम रैंडम नॉइज एंड ट्रेंड्स इन प्रोसेस एंड प्रोडक्ट क्वालिटीज कैन बी प्रेडिक्टेड. जहां पर कोई वेरिएशन आ रही होती है, एक सिचुएशन और दूसरी सिचुएशन में वेरिएशन आ रही होती है, वहां पर वो आइडेंटिफाई होती है, आइडेंटिफाई की जाती हैं और वेरिएशन के अकॉर्डिंग उसको ट्रीट किया जाता है, मैनेज किया जाता है. ठीक है. और पांचवा लेवल इसका, फिफ्थ लेवल ऑप्टिमाइज्ड. ऑप्टिमाइज्ड लेवल वो है जिसमें जिस तरह की सिचुएशन आ जाए, जैसी भी सिचुएशन आए, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू व्हाट कस्टमर वांट एंड व्हाट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट, उसके अकॉर्डिंग वर्क किया जाता है, स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है. ऑप्टिमल, ऑप्टिमाइज्ड. ऑप्टिमाइज्ड वो परफॉर्मेंस होती है जिससे बेस्ट पॉसिबल ना हो. ठीक है. द ऑर्गेनाइजेशन हैज क्वांटिटेटिव फीडबैक सिस्टम इन प्लेस टू आइडेंटिफाई प्रोसेस वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथन देम प्रोएक्टिवली. अब प्रोएक्टिवली आपको पता है, ये वर्ड हमने पहले भी सुना हुआ है. क्या होता है प्रोएक्टिवली? प्रोजेक्ट टीम्स एनालाइज डिफेक्ट्स टू डिटरमिन देयर कॉजेज. सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस आर evaluated and updated to prevent known types of defects from recurring. कि वो दोबारा ना अकर हो, उनको पहले डिटेक्ट किया जाता है, उनके बारे में पहले से ही प्लानिंग की जाती है कि ऐसा अब दोबारा ना हो. तो ये गालिबन लास्ट क्वेश्चन था 2014 के पेपर का, सरगोदा यूनिवर्सिटी का. तो इसके बाद साथ ही हम 2015 का पेपर देखते हैं. चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. 23rd लेक्चर और पास्ट पेपर 2015 शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. पहले देख लें थोड़ा सा कि क्वेश्चन थे क्या क्या. डिफाइन स्टेक होल्डर, ड्रॉबैक्स ऑफ प्रोटोटाइपिंग मॉडल, इंक्रीमेंटल एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, फॉर्मल मेथड्स, और ये 16 क्वेश्चंस. इनमें से जो आखिरी क्वेश्चन है वो रिपीट हुआ है, बाकी हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं. स्टेक होल्डर. जी, स्टेक होल्डर ये पहले भी डिस्कस हुआ था. स्टेक होल्डर किसे कहते हैं? A stakeholder is anyone who has a stake in the successful outcome of the project. Business managers, end users, software engineers, support people, etc. इसके अलावा भी जिसका भी स्टेक होगा बिजनेस के साथ, वो स्टेक होल्डर कहलाएगा. बल्कि यहाँ पे एक बड़ी रीजनेबल सी कोटेशन है
रॉब थॉमसेट की, वो एक जोक सुनाते हैं। क्या कहते हैं जी? अ स्टेक होल्डर इज अ पर्सन होल्डिंग अ लार्ज एंड शार्प स्टेक, स्टिक को भी कहा जाता है, छड़ी को। अ स्टेक होल्डर इज अ पर्सन होल्डिंग अ लार्ज एंड शार्प स्टेक, इफ यू डोंट लुक आफ्टर योर स्टेक होल्डर्स यू नाउ वेयर द स्टेक विल एंड अप। कहता है फिर आपको पता चलेगा कि वो छड़ी किसको लगनी है। होल्डर वो बंदा होता है, जोक है ना, पहली बात यह है कि ये जोक है। स्टेक होल्डर वो बंदा है जिसके हाथ में स्टिक पकड़ी हुई है, और अगर आपने उसको टेक केयर ना किया तो फिर आपको पता है कि स्टिक किसको पड़नी है, क्योंकि आप उसके डेवलपर हैं सॉफ्टवेयर के, आपने टेक केयर करना था स्टेक होल्डर को, तो छड़ी भी आपको पड़ेगी। बात समझ आई आप? ठीक है। देखिए, अगर मैं किसी का काम कर रहा हूं, कोई बंदा मुझसे कोई प्रोजेक्ट बनवा रहा है, फर्ज करे आप किसी से ड्रेस स्टिच करवा रहे हैं, वो आपको बड़ा अजीब सा स्टिच कर दे, जैसा आपने कहा था वैसा ना करे, आप स्टेक होल्डर है, ठीक है, तो क्या कहेंगे आप अगर उसने सही स्टिच ना किया तो? शाबाश तो नहीं देंगे ना। तो ये उसने जोक सुनाया है कि स्टेक होल्डर वो बंदा है जिसके हाथ में स्टिक होगी कि अगर काम सही ना हुआ, अगर आपने उसको टेक केयर ना किया, लुक आफ्टर ना किया, तो फिर स्टेक आपको पता है किसको पड़नी है? डेवलपर को डेफिनेटली। ड्रॉबैक्स ऑफ प्रोटोटाइपिंग मॉडल। प्रोटोटाइपिंग मॉडल होता क्या है, पहले तो ये बताएं। व्हाट इज प्रोटोटाइपिंग मॉडल? फर्स्ट क्वेश्चन। प्रोटोटाइप का उर्दू में मतलब होता है खाका। खाका, ठीक है। इसमें होता क्या है प्रोटोटाइपिंग मॉडल में कि जब कस्टमर हमारे पास आता है, उसको हम सिस्टम का, प्रोजेक्ट का एक खाका बना के पेश करते हैं, प्रोटोटाइप बना के पेश करते हैं। वो कैसे बनाएंगे? उससे पूछेंगे आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो हमें रिक्वायरमेंट्स बताएगा, हम उसकी रिक्वायरमेंट्स को सुनेंगे, समझेंगे, और जो हमारे पास उससे मिलता जुलता कोई पहले से बना होगा, फ्रंट एंड पड़ा होगा, हम वो उसके सामने थोड़ी बहुत चेंजिंग करके उसके सामने रख देंगे। इसकी मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल दी थी कि जब हम किसी डिजाइनर के पास, प्रिंटर के पास, जो पब्लिशर्स प्रिंटर्स होते हैं उनके पास जाते हैं और कहते हैं जी हमें एक ये फंक्शन के लिए, वेडिंग फंक्शन के लिए एक कार्ड चाहिए या फिर विजिटिंग कार्ड चाहिए, तो आपके सामने वो क्या रखते हैं कि ये खाके रख देते हैं। आप कहते हैं इस तरह का चाहिए, वो कहता है जी ये देखें, ये देखें, ये देखें, उनमें से वो चंद खाके आपके सामने रखता है। आप कहते हैं जी ये ठीक है, लेकिन इसमें ये चेंजिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स सुनते हैं और उसको एक ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा उसका खाका बना के देते हैं कि जिसका फ्रंट एंड तो चल रहा होता है, फ्रंट एंड उसका नजर आ रहा होता है, लेकिन अगर उस पर बटन लगे हुए हैं, लिंक्स लगे हैं, तो लिंक क्लिक करने पर होता कुछ नहीं, मतलब वो फंक्शनल नहीं होता, उसके बैक एंड पे फंक्शनैलिटी नहीं होती, ठीक है। सिंपल से वर्ड्स में आप यूं कह सकते हैं कि अगर कैलकुलेटर उसने बनवाना था तो कैलकुलेटर की शक्ल तो सामने होती है, ठीक है जी। जैसे ये देखेंगे कैलकुलेटर, उसकी शक्ल सामने होगी लेकिन बटन काम नहीं करेंगे। बात समझ आई? प्रोटोटाइपिंग। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या है? द प्रोटोटाइप आर यूजुअली नॉट कंप्लीट सिस्टम एंड मैनी ऑफ द डिटेल्स आर नॉट बिल्ट इन द प्रोटोटाइप। बल्कि मैनी क्या, मैनी से भी बड़ा वर्ड अगर कोई है, मोस्ट ऑफ द, या फिर 90% कह रहे, खैर परसेंटेज हम यहां पे कोई कह नहीं सकते। मैनी या मोस्ट ऑफ द डिटेल्स आर नॉट बिल्ट इन द प्रोटोटाइप। ये उसकी एक्चुअल सिचुएशन होती है कि उसमें कुछ भी नहीं होता, सिर्फ उसका एक फ्रंट एंड ही होता है, मतलब उसका खाका एक होता है, यूजर इंटरफेस होता है। Prototyping is an attractive idea for complicated and large systems for which there is no manual process or existing system to determine the requirements। जहां पर ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी रिक्वायरमेंट्स डिटरमिन करने के लिए हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं होता, या फिर सॉफ्टवेयर बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बड़ा है, तो उसके लिए हम प्रोटोटाइप का सहारा लेते हैं। तो सतही तौर पे ले लिया प्रोटोटाइप। आपको जैसे उन्होंने पीछे से बताया था, प्रोटोटाइप की दो इसकी हैसियत है, एक तरफ तो ये मॉडल भी है, दूसरी तरफ ये रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, रिक्वायरमेंट कैप्चरिंग टेक्निक भी है।
प्रोटोटाइप का स्टार्ट होता है बाय डेवलपिंग अ प्रोटोटाइप, बाय डेवलपिंग अ खाका, लेकिन हम उसको बाद में कंप्लीट भी करते हैं, ठीक है। और प्रोटोटाइप एवोल्यूशनरी मॉडल है। एवोल्यूशन किसे कहते हैं कि जहां पर स्टेप बाय स्टेप विद द पैसेज ऑफ टाइम हर आइट्रेशन में सॉफ्टवेयर हमारा मैच्योर होता चला जाता है, इर्तिका की तरफ बढ़ता चला जाता है। बात समझ आई है? तो हाँ, इसका ये ड्रॉबैक जरूर बनता है कि कस्टमर एट फर्स्ट इंस्टेंस उसे ये लगता है कि मेरा तो ये सिस्टम बन गया है, तो मुझे अब डेवलपर डिले क्यों करवा रहा है। जैसे मैंने आपको वो कैलकुलेटर का एक वो स्क्रीनशॉट दिखाया, उसे लगता है कि ये तो बना पड़ा है, लेकिन अगर बटन प्रेस करें तो उसके पीछे फंक्शनैलिटी नहीं होती। खैर आगे देखते हैं हम। डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोटोटाइपिंग आर गिवन। लीड्स टू इम्प्लीमेंटिंग एंड देन रिपेयरिंग वे ऑफ बिल्डिंग सिस्टम। पहली बात यह कि इसमें पहले हम इम्प्लीमेंट करते हैं, पहले हम एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, फिर उसको रिपेयर करते हैं, ठीक है, रिफाइन करते हैं। और इसमें एक हिडन इसका ड्रॉबैक ये भी है कि जब हम कस्टमर को एक खाका दे देंगे, उसको एक हम इम्प्लीमेंटेशन दे देंगे, उसे एक खाका दिखाएंगे, तो उसे लगता है जैसे इसी तरह का मेरा सिस्टम होगा, बल्कि यही सिस्टम होगा। जब आप उसमें टेक्निकली ड्यू टू टेक्निकल रीजंस कोई भी चेंजिंग करें तो वो कहता है ये तो नहीं था, वो तो कुछ और था, आपने इसको चेंज कर दिया है। बहरहाल इसमें पहले इंप्लीमेंट करते हैं, बाद में रिपेयर करते हैं। Practically, this methodology may increase the complexity of the system as scope of the system may expand beyond original plans. जो ओरिजिनल प्लान्स थे, जो अब देखिए हर प्रोजेक्ट जब शुरू होता है, आप एक छोटा सा अपने घर की कंस्ट्रक्शन से एग्जांपल ले लें। बंदा सोचता कि मैंने एक नया कमरा कंस्ट्रक्ट करना है। जब हम ठेकेदार को और लेबर को और मिस्त्री को घर में दाखिल कर लेते हैं, फिर वो जनाब 4 कमरे बना के छोड़ते हैं, या फिर वो एक कमरे को ऐसा टाइम लगाएंगे और ऐसा करेंगे कि हमारी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड बात चली जाएगी, ठीक है। तो जो ओरिजिनल प्लान्स थे उसके बियॉन्ड मामलात चले जाते हैं, ठीक है जी। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है सिस्टम की, चूंकि रिक्वायरमेंट्स भी चेंज होती हैं। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन में कॉज application not to be used as the full system was designed, incomplete or inadequate problem analysis। तो चूंकि स्टार्ट पे हमारी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट थी, ठीक है जी, वो यूज नहीं हो सकती थी, तो उसकी वजह से कस्टमर के जहन में भी और इवन डेवलपर के जहन में भी उसकी पूरी रिक्वायरमेंट्स गैदर करने का आइडिया नहीं आता, या वो पूरी रिक्वायरमेंट्स गैदर नहीं कर पाता। और एक तरफ तो आपका जो कस्टमर है वो भी इससे डिस्टर्ब होता है, दूसरी तरफ सम केसेस में डेवलपर भी ये कहता है कि जी मैंने तो एक डिजाइन प्रेजेंट कर दिया हुआ है, अब उसको कैसे, उससे रिवर्ट कैसे हो जाऊं। तो ये कुछ इसके ड्रॉबैक्स थे। इनको बढ़ाया भी जा सकता है, इनको बढ़ाया भी जा सकता है। 3 ड्रॉबैक्स हैं यहां पे लिखे हुए। उसके बाद है इंक्रीमेंटल एंड एवोल्यूशनरी मॉडल।